जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सब अच्छे ही होंगे। उम्मीद है आपकी प्रिपरेशन भी सही तरीके से चल रही होगी। जैसा कि आप सबको पता है, सप्ताह में 2 दिन फ्राइडे और सैटरडे के दिन हमारी मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास चलती है। आज सैटरडे है तो हम लोग कवर करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री का अगला लेक्चर। आप सबको पता है पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात की थी कि किस तरह से भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीतियाँ लाई गई और उसके साथ भारत में उपनिवेशवाद का काल प्रारंभ हो गया था। तो मैंने आपको कल के वीडियो में यह बताया था कि उपनिवेशवाद जो भारतवर्ष में आया था उसमें कुल 3 चरण थे। तो 2 चरण हम लोगों ने कल कवर कर लिया था। आज के वीडियो में हम लोग स्पेशली बात करेंगे उपनिवेशवाद का 3य चरण, इसके तहत क्या क्या बदलाव किए गए, क्या क्या नई चीज़ें भारतवर्ष में की गई और उसके साथ ही भारत में रेलवे का विकास कैसे हुआ। इन सारी चीज़ों पर हम लोग फोकस करेंगे। उम्मीद है मेरा ये प्रयास भी आप लोगों को पसंद आएगा। यदि आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं और स्टेट पीएससी, यूपीएससी या फिर किसी वनडे एग्जाम की प्रिपरेशन हिंदी मीडियम से करना चाहते हैं तो आप सभी का स्वागत है। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, यहाँ पर पूरे कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करेंगे। वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं एक बार फिर रिक्वेस्ट करूंगा, जो विद्यार्थी पहली बार चैनल पर आए हैं, मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं, एक बार जरूर इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक कर लेंगे। वहां पर सभी वीडियोस की लिंक प्रोवाइड कर दी गई है। आप लोग पुराने वीडियोस भी देखिए और चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर सभी अलग अलग वीडियोस के नोट्स आप लोग क्रिएट कर सकते हैं। चलिए आते हैं हम लोग आज के टॉपिक पर। आज का टॉपिक क्या है डियर? तो वो है उपनिवेशवाद का 3य चरण व रेलवे का विकास भारतवर्ष में। ठीक है, तो मैं आज बात करने वाला हूं कि 3य चरण में क्या हुआ था। तो 3य चरण में जो उपनिवेशवाद का था उसमें वित्तीय पूंजीवाद पर फोकस किया गया था। टाइम पीरियड क्या है? 1858 से लेकर 1947 तक, 1947 तक, जब तक हमारा भारतवर्ष आज़ाद हुआ। देखिए मैं आप लोगों को सिंपल वे में पिछले वीडियो से जोड़ रहा हूँ। पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्या देखा था कि जो पहला चरण आया था उसके तहत पूंजीवाद पर फोकस किया गया। ठीक है, लोगों को धीरे धीरे समझाया गया कि वो लोग थोड़ा क्या करें, पश्चिमी सभ्यता को अपनाएं, थोड़ा शिक्षित हों, बहुत सारी चीज़ों पर फोकस किया गया और भारतवर्ष का शोषण किया जाना प्रारंभ हो गया। 2य चरण में हम लोगों ने इसी के बारे में बात की। इसकी परिस्थिति थोड़ा बदली, लेकिन उनका जो उद्देश्य था उसमें बिल्कुल भी परिवर्तन नहीं हुआ। लोगों को क्या किया गया, पूरी तरह से जो उद्योग धंधे थे उनको धीरे धीरे विनष्ट किया गया। जो भारत के कुटीर उद्योग वगैरह हुआ करते थे, उसके बाद धीरे धीरे औद्योगिक क्रांति हुई इंग्लैंड में और भारतवर्ष से कच्चा माल ले जाना प्रारंभ किए ये लोग और साथ ही साथ वहाँ पर बनाए हुए अपने प्रोडक्ट को भारत में भारी मात्रा में मूल्य लगाकर भारतवर्ष में बेचना शुरू कर दिए थे। तो उसके बाद अब क्या होगा, देखिए जब इंसान के पास पैसे आ जाते हैं तो वो क्या करता है, वो इन्वेस्टमेंट शुरू करता है, निवेश शुरू करता है। तो ये वित्तीय पूंजीवाद में क्या होगा, निवेश का काल होगा। इसे आप लोग ध्यान से समझिएगा। हुआ क्या कि निवेशकों के द्वारा अब वित्तीय बाजार में निवेश शुरू किया गया। जो वित्तीय बाजार हुआ करते थे, मार्केट हुआ करते थे, उसमें अब जो ब्रिटिश निवेशकर्ता थे वो इन्वेस्टमेंट करने लग गए भारतवर्ष में। ठीक, बैंकों तथा बीमा कंपनियों का विकास किया गया। अब देखिए धीरे धीरे भारत आधुनिक हो रहा है। ठीक है ना, तो वहां पर बैंकों का और जो जीवन बीमा की कंपनियां हैं, बीमा कंपनियां हैं, उन सब का विकास होने लग गया था। ठीक, यदि हम बात करें कि ये लोग निवेश किसमें ज़्यादातर करते थे, तो प्रमुख निवेश क्षेत्र जो हुआ करते थे उस समय वो थे चाय, कॉफ़ी और रबड़ के जो बागान हुआ करते थे। उसके अलावा जूट उद्योग और जहाज रानी, इन सब में वो इन्वेस्टमेंट करने लग गए। इससे क्या होगा, देखिए इसमें वो इन्वेस्टमेंट करेंगे तो क्या होगा, यहाँ से उन्हें रॉ मटेरियल मिलेगा, कच्चा माल मिलेगा विदेश में ले जाने के लिए, अपने देश इंग्लैंड में ले जाने के लिए। लेकिन उन्होंने क्या किया, सूती वस्त्र व इस्पात उद्योग में उन्होंने निवेश नहीं किया। देखिए सूती वस्त्र की यदि हम लोग बात करें और इस्पात उद्योग की बात करें, इसमें यदि वो लोग इन्वेस्टमेंट करते तो कल को आगे चलकर ये उद्योग भारी मात्रा में आगे बढ़ते और भारत के लोगों में राष्ट्रवाद की भावना पनपती और यही चीज़ें उनके लिए प्रतिस्पर्धा का कारण बन जाती, कंपिटिटिवनेस दिखाने लगती। इस वजह से उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया, लेकिन अपने प्रॉफिट को ध्यान में रखते हुए उन्होंने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया कि उन चीज़ों में इन्वेस्ट करें जिससे भारत की वृद्धि हो। ठीक है, वो इसलिए इन्वेस्टमेंट कर रहे थे। आप एक चीज़ सोचिए, भारत में कपड़े बनाए जा रहे थे, उद्योग धंधों को यहाँ पर नष्ट किया गया, लोगों को मजबूर किया गया कि आप व्यापारिक फसलों को उगाएं। व्यापारिक फसलें मतलब अफीम की खेती करिए, आप चाय की खेती करिए, आप रबर की खेती कीजिए, आप जूट की खेती कीजिए, कपास की खेती कीजिए, नील की खेती कीजिए, जो उन्हें कच्चा माल के रूप में, रॉ मटेरियल के रूप में प्राप्त हो। किन्हें? ब्रिटिश उद्योगपतियों को। तो उन्होंने उन्हीं बागानों में इन्वेस्टमेंट किया, बहुत सारे मजदूर लगाए, बहुत सारे लेबरों को वहाँ पर लगाया, पैसे का इन्वेस्टमेंट किया जिससे कि अच्छी खासी फसल पैदा हो, जिसे हम ले जाकर इंग्लैंड में रॉ मटेरियल के रूप में यूज़ करके प्रोडक्ट तैयार करें और वही प्रोडक्ट भारतवर्ष में लाकर हम अधिक मूल्यों पर बेच सकें। ठीक, तो ये सूती वस्त्र उद्योग और इस्पात उद्योग में निवेश नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये इनके प्रतिस्पर्धा का कारण बन जाता। आगे बढ़ते हैं।
क्या किया गया कि भारतीयों को सार्वजनिक ऋण दिए गए और उस पर उच्च ब्याज दर वसूला गया। देखिए मैं आपको एक चीज़ बता दूं, यदि कोई बहुत ज़्यादा विकास कर रहा है, बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है, हम मानते हैं अगर वो विकसित है और उसे आपको अपने चंगुल में लेना है तो आप क्या करिए, सबसे पहले उसे लोन देना शुरू कर दीजिए। 100 में से 90% लोग ऐसे होते हैं जिनके पास पैसा होने के बावजूद भी यदि ऋण उन्हें मिलता है तो वो लेने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर वर्तमान में देख लीजिए, चाइना क्या कर रहा है, प्रत्येक कंट्रियों को लोन प्रोवाइड कर रहा है, उसके बाद जितनी उस कंट्री की इनकम है उससे ज़्यादा लोन उन्हें दे रहा है और ब्याज के रूप में उन्हें खुद अपना गुलाम बना रहा है। उसका सबसे बड़ा जीता जाता उदाहरण है पाकिस्तान और साथ ही साथ श्रीलंका। आप लोगों ने देखा तो इन्होंने यही किया कि भारतीयों को सार्वजनिक ऋण बांटना शुरू कर दिया, लोग उसमें ज़्यादा शिक्षित थे नहीं, लोन लेना शुरू कर दिए और उच्च ब्याज दर उनसे वसूलने लगे। तो क्या हुआ कि लोग अपने लोन से उबर ही नहीं पाए, बराबर उन्हें ब्याज देते रह गए। इस वजह से भारत के जो लोग थे उनके पूंजी निर्माण व निवेश की प्रक्रिया में क्या हुई, कमजोरी आ गई। एक बात बताइए, आपके पास पूंजी, क्या किया आपने, लोन लिया, वो पूंजी आपने खर्च कर दिया और अब आपको क्या करना है, आपको उसका ब्याज भरना है और उच्च ब्याज दर भरना है। तो आपके पास पैसे तो बचेंगे नहीं, यदि आपके पास पैसे नहीं बचेंगे तो आप इन्वेस्टमेंट भी नहीं कर सकते हैं। तो धीरे धीरे अभी अपनी पकड़ मजबूत कर रहे हैं ब्रिटिशर्स। स्वदेशी उद्योग व कृषि का विकास पूरी तरह से खत्म हो गया। जब आपके पास पैसा ही नहीं होगा तो आप इंडस्ट्री कैसे लगाओगे, आप खेती कैसे करोगे बिना इनकम के। उन्होंने ब्याज दिया, ब्याज आपने खर्च कर दिया, ऋण दिया, ऋण आपने खर्च कर दिया, जो लोन आपने लिया था और उस पर ब्याज आप भर रहे हो। आपके पास पैसा ही नहीं होगा तो आप ना तो इंडस्ट्री लगा सकते हो, ना व्यापार कर सकते हो और ना ही खेती कर सकते हो। तो अपने मन से वो आपसे बोलेंगे कि ऐसा है, तुम खाद्यान्न की खेती नहीं करोगे, अब तुम व्यापारिक फसलों की खेती करोगे। और मजबूरी बस भारतवर्ष के लोगों को वो चीज़ें करनी पड़ रही थी। आगे बढ़ते हैं। अब भारत में पूर्णतः औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था आ गई। जो मूलतः अर्थव्यवस्था भारत की थी, मूल अर्थव्यवस्था थी, उसे पूरी तरह से खत्म कर दिया गया। अब भारत में औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था आ गई। औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था का मतलब यह है कि वो भारतवर्ष की समाज पर, संस्कृति पर, कला पर, राजनीति पर, सब पर अपना प्रभुत्व जमा लिए। जैसी मर्जी उस हिसाब से वो इन्वेस्टमेंट करने लगे, जितनी मर्जी उतनी लूट यहाँ पर मचाने लग गए। इसी को हम लोग बोलते हैं औपनिवेशिक काल। आगे बढ़ते हैं हम लोग। भारतीयों को स्वशासन और राजनीति में अयोग्य घोषित कर दिया। अभी तक आप लोग देख रहे थे 1858 के पहले, जब 1857 की क्रांति हुई, मैंने कल के वीडियो में भी बताया था, उसके पहले क्या होता था, कंपनी का शासन भारतवर्ष में चलता था। मैं एक बार रिवीजन करवा दूं, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर 1857 ईस्वी तक क्या चला है, भारतवर्ष में कंपनी का शासन चला है। उसके बाद 1858 में एक चार्टर आता है, भारत शासन अधिनियम, और उसके द्वारा क्या होता है, जो महारानी थी वहाँ की विक्टोरिया, उन्हें भारतवर्ष का साम्राज्य घोषित कर दिया जाता है और भारत पूरी तरह से ब्रिटिशर्स का गुलाम हो जाता है। ठीक, तो उसके पहले क्या हुआ करता था कि जब कंपनी युद्ध करती थी, पहले व्यापार करने आई, व्यापार करने के बाद वह देशी रियासतों के साथ युद्ध करने लगी, आपस में लड़ाने लगी, फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई। तो क्या करती थी ना, जैसे दो रियासतें आपस में लड़ रही हैं तो एक का सहयोग ये कर देती थी तो वो जीत जाता था, और जैसे ही वो जीतता था तो ये लोग एक पपेट बिठा देते थे। पपेट इन द सेंस कठपुतली नवाब आप लोग बोल सकते हैं। नवाब को रियासत का नवाब बना देते थे और मनमर्जी वहां से धन लूटा करते थे। लेकिन अब इन्होंने क्या किया कि अब 1858 के बाद की चीज हम लोग पढ़ रहे हैं, जो तृतीय उपनिवेशवाद का चरण है। तो इसमें उन्होंने क्या किया कि भारत के लोगों को अयोग्य घोषित कर दिया कि आप शासन नहीं चला सकते, आप प्रशासन नहीं देख सकते, आप अर्थव्यवस्था नहीं संभाल सकते, हम स्वयं देखेंगे। ठीक, तो वही मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि भारतीयों को स्वशासन और राजनीति में अयोग्य घोषित कर दिया गया। उपनिवेश विरोधी संभावनाओं का खात्मा कर दिया इन्होंने। कैसे किया, लोग शिक्षित ना हो, लोग समाज से परिचित ना हो, आधुनिकीकरण से परिचित ना हो। देखिए, क्रांति की भावना कब आती है, हमें कब पता चलेगा कि हम गुलाम बने हुए हैं, जब हम ये जानेंगे कि अन्य देश कैसे रह रहे हैं। ठीक है, तो जब हमें पूरे कंट्रीज से, पूरे विश्व से हमें अलग कर दिया जाएगा, हमें शिक्षा नहीं दी जाएगी और हम शिक्षित नहीं होंगे तो हम अपने बारे में सोच नहीं पाएंगे, है ना। इस वजह से लोगों में उपनिवेश विरोधी संभावनाओं का इन्होंने खात्मा कर दिया। कैसे किया, आधुनिक समाज, संस्कृति एवं राजनैतिक विचारों को इन्होंने पूरी तरह से हतोत्साहित कर दिया, जिससे कि लोग इनके बारे में ना जाने तो उपनिवेशवाद का विरोध ना कर सके। तो ये हमारा द्वितीय पूंजीवाद जो था, ये उपनिवेशवाद का भारत में तृतीय चरण था। कल हमने 2 चरण देखा था, आज तीसरा चरण है, तो पूरा उपनिवेशवाद आपका कवर हो गया। यदि आप लोग ये मेरा वीडियो सही तरीके से देखेंगे तो आपको NCERT पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। और हाँ, अब जो मैं बताने जा रहा हूँ, भारत में रेलवे का विकास
डियर ध्यान से समझिएगा, क्योंकि यहाँ से यूपीएससी के प्रीलिम्स में, साथ ही साथ आप अगर स्टेट पीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके मेंस में और सभी वनडे एग्जाम्स में यहाँ से प्रश्न बनता है रेलवे से रिलेटेड। सबसे पहले 1846 में लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा सैन्य सहायता के लिए रेलवे का विकास करने की बात की गई भारतवर्ष में। आपसे ये प्रश्न बन सकता है कि भारत में रेलवे लाने की, रेलवे का विकास करने की सबसे पहला विचार किसने दिया था? तो वो था हार्डिंग्स। लॉर्ड हम लोग इन्हें नहीं कह सकते क्योंकि इन्होंने हमारा बहुत ज़्यादा शोषण किया है पूरे 200 वर्षों तक, ठीक। तो 1846 में भारतवर्ष में रेलवे का विकास करने की बात की गई हार्डिंग्स के द्वारा। स्टेप बाय स्टेप समझिएगा। फिर 1849 में क्या होता है? पहली बार भारत में रेलवे लाइन बिछाई गई। जो रेलवे ट्रैक होता है ना जिस पे ट्रेन चलती है, वो पहली बार भारतवर्ष में बिछाई गई। तो कहाँ से कहाँ तक? कलकत्ता से लेकर रानीगंज तक यहाँ बिछाया गया, मतलब रेलवे ट्रैक लगाया गया। ये पॉइंट याद रखिएगा। आप लोग याद रखते हैं कि भारत में सबसे पहले रेलवे कहाँ से कहाँ के मध्य में चली, वो तो जरूरी है, ये आगे मैं बताऊंगा, लेकिन ये जानिए कि सबसे पहले रेलवे पटरी का विकास कहाँ पर हुआ, रेलवे लाइन कहाँ बिछाई गई? तो कलकत्ता से रानीगंज के मध्य में 1849 में, ठीक। अब क्या हो रहा है कि निवेश की शुरुआत हो गई। इसमें निवेश की शुरुआत निजी कंपनियों के द्वारा किया गया। अब भाई ऐसा तो है नहीं कि रेलवे का विकास होने लगा, रेलवे की पटरियां बिछाई जाने लगी तो लोग ऐसे ही आएंगे, पैसे देने लगेंगे, नहीं। गवर्नमेंट ने इसमें अपनी हिस्सेदारी नहीं दिखाई। जो देसी कंपनियां थीं, एक तरह से जो निजी कंपनियां थीं, निजी कंपनियों का मतलब है जो प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां थीं, उन्होंने रेलवे लाइन का विकास शुरू कर दिया। और ऐसा तो है नहीं कि डायरेक्ट आकर विकास करेंगे, वो आएंगे गवर्नमेंट के पास, कहेंगे कि देखो मैं विकास तो करूंगा, मैं पैसे लगाऊंगा, लेकिन हमें क्या मिलेगा? तो सरकार ने क्या किया कि निवेश में 5% के इंटरेस्ट की गारंटी दी कि आप जितना पैसा लगाओगे उसमें 5% का इंटरेस्ट मैं आपको दूंगा, ठीक। हुआ क्या? फिर 1853 में पहली रेल चली भारतवर्ष में, जो बंबई से लेकर थाने के मध्य में चली। इस ट्रेन का नाम याद रखिएगा, ब्लैक क्वीन नाम था इस ट्रेन का, ठीक। चलिए 1856 में क्या हुआ? विदेशी निवेशकों की शुरुआत हो गई। भारत में रेलवे के विकास में विदेशी इन्वेस्टमेंट कब आया, फॉरेन इन्वेस्टमेंट कब आया? तो वो आया था 1856 में। 1856 का ही वो टाइम पीरियड है जब क्या हुआ था, धीरे धीरे 1857 की क्रांति की आग फैल रही थी भारतवर्ष में। 1856 में ही अवध को पूरी तरह से हड़प नीति के द्वारा गुलाम बना लिया गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा, ठीक। तो ये कुछ पॉइंट हैं, याद रखिएगा। 1869 में क्या हुआ कि जितनी भी कंपनियां थीं उनका लेखा जोखा निकाला गया कि रेलवे के विकास में 1869 में 33 कंपनियां थीं। यूपीएससी इसी इसमें से प्रश्न बनाता है कि इसमें से जो 5 कंपनियां थीं वो सरकारी थीं, 24 निजी कंपनियां थीं, 4 देसी रियासतों की कंपनियां थीं जो भारतवर्ष की थी, ठीक। उसके बाद चलिए, अब ऐसा तो है नहीं कि ये लोग पैसा लगाए जा रहे हैं 5% इन्वेस्ट पे हमेशा बने रहेंगे, ऐसा नहीं हुआ। इनसे एग्रीमेंट करवाया गया कि आप लोग विकास करिए, बट 25 साल के बाद आप पूरी की पूरी रेलवे लाइन सरकार को सौंप देंगे, इसके लिए एग्रीमेंट भी करवाया गया। यूपीएससी के मेंस का मैं आपको टॉपिक पढ़ा रहा हूं डियर, ध्यानपूर्वक समझिएगा। 1879 में लिट्टन के द्वारा या फिर लिट्टन के कार्यकाल में पूर्वी रेलवे को खरीदा गया। भारतवर्ष में पहली बार सरकार के द्वारा रेलवे कब खरीदी गई, कौन सी रेलवे खरीदी गई? तो पूर्वी रेलवे खरीदी गई लिट्टन के द्वारा 1879 में, ठीक। आगे बढ़ते हैं। आता है 1903 का टाइम पीरियड। लॉर्ड कर्जन के द्वारा थॉमस रॉबर्टसन के नेतृत्व में रेलवे बोर्ड की स्थापना की गई। ये पूछा जाता है कि भारतवर्ष में सबसे पहले रेलवे बोर्ड की स्थापना किसने की? तो उसका नाम क्या है? कर्जन। किसके नेतृत्व में? तो थॉमस रॉबर्टसन के नेतृत्व में किया। रेलवे का तीव्रतम विकास कर्जन के शासनकाल में हुआ। भारतवर्ष में जो रेलवे का विकास है वो सबसे ज़्यादा किसके कार्यकाल में हुआ? तो लॉर्ड कर्जन के माध्यम से हुआ। लॉर्ड कर्जन के समय में भारत में रेलवे का विकास सबसे तेजी से हुआ। तो इतने पॉइंट आपके क्लियर होने चाहिए। आगे बढ़ते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैं यहाँ पर MI लिख दे रहा हूँ, इसका मतलब है मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये पूछेगा आपसे 1925 में क्या किया गया? एकवर्थ आयोग लाया गया। एकवर्थ के नाम से एक आयोग लाया गया जो 1921 और 22 तक यह अपने कार्य में था। इसने एक रिपोर्ट पेश की 1925 में। ऐसे समझिए कि 1921 और 22 में एकवर्थ आयोग बनाया गया, 1925 में इसने एक रिपोर्ट पेश की और इसके द्वारा रेल बजट को आम बजट से अलग कर दिया गया। भारत की स्वतंत्रता में भी अभी तक, आज के 5 साल पहले तक रेल बजट हमारे आम बजट से अलग हुआ करता था, ठीक है। लेकिन किस वर्ष में और किस रेल मंत्री के टाइम पीरियड में रेल बजट को
आम बजट में फिर से मिला दिया गया। ये आपके लिए क्वेश्चन है, आप लोग कमेंट करके बताएंगे। ठीक, चलिए फिर क्या होता है 1947 में, ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आज़ादी से पहले हम लोग 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुए हैं, लेकिन उससे पहले ही 1947 में केसी नियोगी की अध्यक्षता में एक समिति का भी गठन किया गया। किसके लिए? रेलवे के लिए एक रेलवे समिति का गठन किया गया। वो पहली रेलवे समिति थी, याद रखिएगा। ठीक, तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट थे। आइए थोड़ा हम लोग जान लेते हैं एक इतिहासकार के बारे में जिनका नाम है कार्ल मार्क्स। ये अर्थशास्त्री भी हैं, इनके बारे में जानना हमें ज़रूरी है क्योंकि इन लोगों के वाक्य देता है यूपीएससी के प्रीलिम्स में और पूछ लेता है कि ये किसने कहा है। तो कार्ल मार्क्स ने कहा था कि जिस देश में लोहा व कोयला मौजूद हो वहाँ अगर तकनीकी पहुँचा दी जाए तो उस देश को आधुनिकीकरण से नहीं रोका जा सकता है। ठीक है, ये किसने कहा है? कार्ल मार्क्स ने। ठीक, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों के समझ में सारी चीज़ें आ रही होंगी। आज के वीडियो में हम लोगों ने उपनिवेशवाद का तृतीय चरण समझा और भारत में रेलवे का विकास किस तरह से हुआ, ये सारी चीज़ें हमने समझी। अब हमारी मुलाकात होगी मंडे को और मंडे के दिन हम लोग लेकर आएंगे क्या? सीएनए की क्लास, करंट न्यूज़ एनालिसिस की क्लास। आप लोग हाइपर ना हो। मंडे के दिन हम लोग क्या करते हैं, वैसे तो हम 10 क्वेश्चन लेकर आते हैं करंट अफेयर में, लेकिन हम लोग 15 से 20 क्वेश्चन भी कर देंगे यदि इंपॉर्टेंट होगा तो, क्योंकि हमें फ्राइडे, सैटरडे और संडे 3 दिन की न्यूज़ कवर करनी है। ठीक, तो आप लोग घबराएं नहीं, पूरा का पूरा सहयोग आप लोगों का इसी तरह से होता रहेगा। आप लोग भी सहयोग करें। अगर अभी तक वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों में शेयर कर दें, नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत, बाय बाय। खुश रहिए, मस्त रहिए, प्रिपरेशन करिए।